भूल गए थे पिछली बार। करिए। कितना है? सब भूल गए हो? यार ये क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या डाउट क्या लग रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना आएगा? बोलो। गलत होगा तो गलती के लिए तो बैठे हो, जाके एग्जाम में गलती ना करो। कितना? 12। ओके, और कोई आंसर है किसी का? कितना आया? 10। पता नहीं, देखते हैं बेटा अभी। ये तो नहीं भूलना चाहिए था। मेहनत करो बेटा आप लोग, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसलिए मैं कह रहा था कि पढ़ना से ज्यादा रिवीजन ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, ये कितना है? 56 है ना? ये कितना बना है? 20 है। आपको अगर बहुत ज्यादा माने तो सब मोल में कन्वर्ट करके कर लो। 22.4। अगर ज्यादा टफ करना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपको लीटर में ही देना है, तो दोबारा फिर से मोल में जो आंसर निकालोगे उसको फिर से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग। इसके 1 के करस्पॉन्डिंग कितना बन रहा है? ये 2 बन रहा है। तो इसका अगर 20 लीटर बना होगा तो उसके कितने लीटर कंज्यूम हुए होंगे? अरे इसके अगर 20 बने होंगे तो N2 के कितने कंज्यूम हुए होंगे? क्या? इसके 1 से इसका 2 बन रहा है, तो इसका अगर 20 बना है तो कितना इसका आएगा होगा? 10। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? 46 लीटर हो गया। अगर आपको मोल में आंसर निकालना है तो मोल में निकाल के रख सकते हो आप। ठीक है, ये तो इसके ऊपर तो इतनी प्रैक्टिस कराई थी। उन्होंने 8 नंबर क्यों कमाए हैं? ठीक है, पढ़ाई कर लो बेटा, वरना इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। देखो, आपको 3 क्वेश्चन, ये एक और दिया है, वो भी इजी है बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन एक पेपर से उठा के मैंने लाए हैं, और चारे के चारों आपकी रीच में है। बट अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा गड़बड़ है। पढ़ाई करो, बहुत ही इजी पेपर आता है, मैंने पहले ही कहा था आपसे। लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर रिवीजन करेंगे तब अच्छे से हो जाएगा आपको। किसी को अगर एक्स्ट्रा चेक करना हो तो इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लेना, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेना, फिर इसके करस्पॉन्डिंग इसके मोल निकाल लेना, फिर उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो वैसे भी कर सकते हो, बट दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आप वही चीज कर रहे हो ना दोबारा। तो उस तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर प्रोसेस में जाना है। हेडिंग डालिए नेक्स्ट चैप्टर की। हाँ। क्या बेटा? इसका क्या दिखा रहा है? 1:2 रेशियो दिखा रहा है। तो अगर 2 अमोनिया बने, इसका मतलब इसका एक कंज्यूम हुआ होगा। तो अगर इसका 20 अमोनिया आपका बना है तो इसका कितना कंज्यूम हुआ होगा? 10। तो ये हो जाएगा। इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कराए थे। लिखिए हेडिंग। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। किसी पास एनसीईआरटी है? दे दो। दे दो बेटा पीछे से। देखो, पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि डेवलपमेंट हुआ क्यों। समझो। तो पहले क्या था, जब जो पहले थे बहुत थोड़े बहुत एलिमेंट पता थे। ठीक है, 6-7 एलिमेंट ही पता थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हुआ, ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो गए। तो पहले जब कम अमाउंट ऑफ
एलिमेंट थे तो हम उनको सीधे सीधे डिफाइन कर देते थे कि ये गैस है, इसमें दो दो तीन एलिमेंट है, ये सॉलिड है, इसमें दो तीन एलिमेंट है, ये लिक्विड है, यहाँ पे दो तीन एलिमेंट है, और पढ़ लिया हमने अच्छे से। ठीक है, पेपर खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब आपका जब बढ़ा नंबर ऑफ पीरियोडिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब बढ़ना शुरू हुआ तो प्रॉब्लम आनी होगी, क्योंकि ऐसे पढ़ना कि लिक्विड ये एलिमेंट है, ये गैस एलिमेंट है, ये आपके सॉलिड एलिमेंट है, ऐसे करके पढ़ना फीजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कितने एलिमेंट होंगे जिनको आप स्टडी करेंगे इंडिविजुअली सारी प्रॉपर्टीज, और फिर सबका उनको ज्ञान में रखेंगे, तो ऐसे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो उसके बाद हुआ क्या कि सबसे पहले ये गैस और लिक्विड वाला भी केमिस्ट्री का फादर बोलते हैं। तो क्या उस पे आते हैं, तो एंटोन लेवोस्की के बाद धीरे धीरे जब बढ़ते गए और एलिमेंट बढ़ते गए, ठीक है, 30-32 हो गए, उनके टाइम में तो और कम थे, उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ते गए। तो लोगों को लगा कि कोई एक सूटेबल पैटर्न होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम इनको रख सकें, और जिसके बेसिस पे हम क्या करें, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकें। तो बहुत सारे मॉडल आते गए, बहुत सारे मॉडल आते गए। तो सबसे पहला जो मॉडल था, उसका क्या नाम था, आता नहीं है कभी जेई वगैरह में ये, क्या, हाँ वो ट्रायड वाला, कोई नहीं याद रखता उसको। तो ब्रेनर, स्पेलिंग देख लेना, बहुत गंदा है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना डॉब्रेनर की। ठीक है, DOBERINER। ठीक है, डोबरेनर, या जैसे पढ़ता था। ठीक है, डॉब्रेनर बहुत ही यूजलेस चीज है, कोई काम का नहीं है, कभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं अगले 1 घंटे तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा उससे कुछ भी। ठीक है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्या कर सकते हैं, इतिहास है। तो डॉब्रेनर ने क्या किया था कि बेसिकली, मतलब जितना आदमी का, हाँ बेसिकली उसने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्स को ट्रायड्स के फॉर्म में रखना शुरू कर दिया, और देखा, और उसने क्या देखा कि जो पहला एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, उनका जब एवरेज लेते हैं उनके एटॉमिक मास का, तो बेसिकली क्या आ जाता है, आपका जो एटॉमिक मास आता है इक्वल नेसेसरी नहीं होता कि सम, हाँ सम टाइम इक्वल हो जाता है, सम टाइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है, तो लिख लो, ही अरेंज द एलिमेंट्स, he arranged Dobereiner arranged the element in group of three elements bracket में देना triads, and noticed and noticed that and noticed that middle element of each triad has has approximately similar atomic weight, has approximately, ऐसे नहीं, has approximately atomic weight, ऐसे लिखो, has approximately atomic weight, has approximately atomic weight, an average of first and third, an average of first and third element। ठीक है, जैसे कि डॉबनर ने कुछ एग्जांपल लिख लो, उसके स्कूल में पूछा जाता है तो पढ़ना जरूरी है। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी मैं कोई में ये बात कहनी नहीं है मुझे, पहली बार और आखिरी बार बोलेंगे कई बार, बट फिर भी एक बार याद रखना कि जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं उसके एनसीईआरटी आपको चार्ट देनी है पूरी। ठीक है, चाहे नीट वाले हो चाहे जेई वाले, ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन अंडरलाइन कर करके पढ़ना, और आपको जहां पे भी लगे क्वेश्चन बन सकता है वहां पे क्वेश्चन बना के सोच लेना। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक, मतलब 70-80% मान लेते हैं, पूरा का पूरा नहीं, आपके में पूरा का पूरा, तो 80% के आसपास जो होता है आपका, वो पूरा का पूरा जेई इसी से आता है, एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो जब इनऑर्गेनिक हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्या करना है आपको, सारा का सारा एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, एक एक लाइन। ठीक है, और कोई अननोन चीज मिल जाए, कोई फैक्ट मिल जाए, उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से
तो इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, 23 हो गया, 39 हो गया। तो 7 और 39 का एवरेज अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा आपका, 23 होगा। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन का क्या है, 35.5 है, यहाँ पे 80 है, इसका 127 है। तो एवरेज ऑलमोस्ट आता है 80, 80 नहीं आता। ठीक है, तो निकाल लेना एवरेज। अब देखो डॉपलर कहते वो 4 आदमी थे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चूज किया, क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ने यूज किया। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको देखते तो मैं इसको अब ड्रॉबैक बता रहा हूँ कि मतलब जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है वही के वो भी आपके पूरे के पूरे कवर नहीं होते थे। तो डॉबनायर मतलब ज्यादा चालाक बन रहे थे, उन्होंने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को चूज किया, फ्लोरीन को नहीं चूज किया, क्योंकि फ्लोरीन का अगर लेते तो फ्लोरीन का कितना होता है, 19 होता है ना, और इसका 127, 80 होता है सॉरी। तो 80 और इसका जब एवरेज हो गया तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, 50 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो देख लो यहाँ पे जो ट्रायड वाला पर्सन पोर्शन है वो फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब पॉइंट मेरा ये था कि जो उनके एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे उन सभी पे भी डॉबरनायर का जो ट्रायड था वो फिट नहीं बैठा। ठीक है, तो फेलियर का रीजन क्या था कि जितने एग्जिस्टिंग एलिमेंट थे उनको ही नहीं एक्सप्लेन कर पाया। जो डिस्कवरी जिनकी होनी थी बाद में उनकी तो बातें ही छोड़ दो, जो डॉबरनायर के टाइम में एलिमेंट्स थे वो सभी भी इस रूल के अंदर नहीं आ सके। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे भी चूज कर सकते हो, आगे सोडियम पोटेशियम रुबीडियम उठा लेना, तब भी वो नहीं वर्क करेगा। तो मतलब बेसिकली ये था कि जो पैटर्न दिख गया उठा लिया और कह दिया हाँ देखो ये होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके लिख लेना और ड्रॉबैक लिख लेना कि इट कुड नॉट एक्चुअली satisfy all the elements at that time। लिख लेना ये चीज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ड्रॉबैक में लिख लेना, या इट कुड नॉट एक्सप्लेन क्या लिखोगे, नहीं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। ठीक है, तो अपने ही टाइम में नहीं कर पाया तो फ्यूचर वालों की बात ही अलग है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, दूसरे वाले बंदे आए, उनका नाम था न्यूलैंड। ठीक है, ये भी यूजलेस है। ठीक है, अटरली यूजलेस है। ठीक है, न्यूलैंड मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव, मतलब बताओ हद हो गई, ऑक्टेव को बर्बाद कर रहे हैं। क्या, नहीं सारे गामा पा नहीं होता, बट हम वही पढ़ेंगे क्योंकि मेरे को डोरे मिया नहीं याद है। ठीक है, उनका जो जर्मन, न्यूलैंड वॉज बेसिकली जर्मन आदमी। और जर्मन बेसिकली क्या होता है, क्या होता है, तो जर्मन वाले बहुत ही मतलब आर्टिस्टिकली बहुत ही, क्या बोलोगे, उनका अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे, जब आप अगर कभी आगे मन हुआ तो जितना वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है लगभग लगभग सारा जर्मन से आया है, जर्मनी से आया है। बट उस समय जर्मन था नहीं एक्चुअली, मतलब उस समय छोटे छोटे स्टेट्स थे, तो उसको जो हम प्रेजेंट टाइम जर्मनी बोलते हैं उस समय वो अलग अलग स्टेट थे, तो वहीं से आया। तो ये भी सारे न्यूलैंड थे, करना चाहते थे केमिस्ट्री में, लेकिन दिमाग था कि चलो म्यूजिक में करते हैं, या बचपन की आकांक्षा होगी उनकी कि हम, क्या क्या डाउट है, क्या कि न्यूलैंड नाम कैसे पड़ा, ये तो नहीं डाउट है। ओके, मतलब जर्मनी इज सच एन ओल्ड लैंड और इसका नाम न्यूलैंड रख दिया। चलो, तो न्यूलैंड क्या था, मतलब बचपन से उसका मन होगा कि भैया मुझे म्यूजिक में जाना है, म्यूजिक में जाना है, और पापा मम्मी ने मार मार के कहा नहीं बेटा तुम्हें साइंस पढ़नी है। तो उसने कहा कि चलो कोई नहीं, हम म्यूजिक को साइंस में लेके आएंगे और बच्चों को परेशान करेंगे फालतू की चीजें पढ़ा के। तो उसने क्या किया, जो जर्मनी में बेसिकली म्यूजिकल ऑक्टेव होते हैं, हमें, मुझे उसका नाम नहीं याद है, ना ही आपको याद करने की जरूरत है, तो हम सारे गा मापा यूज करेंगे। बट पॉइंट ये है कि सारे गा मापा उसने नहीं यूज किया था। ठीक है, उसने जर्मन म्यूजिक के जो ऑक्टेव हैं वो यूज किए थे। तो ऑक्टेव का मतलब क्या होता है समझ लो पहले, जैसे कि लिखना मत सारे गा मापा, ठीक है, ऐसे होता है ना सारे, शायद
ठीक है, जो भी होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इधर इधर देखो, तो 1 है, 2 है, 3 है। मेरे को ये बताना ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, मुझे सारे का पापा नहीं पढ़ाना आपको, ठीक है। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सॉरी ये फिर से 7। तो ये देखो फिर से 7 आपका रिपीट होता है। हाँ, वही बता ले दो मुझे, ठीक है, मुझे पता है आप पढ़ चुके हैं, बट मुझे बता ले दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, एक तो चीज है जिसमें दिमाग नहीं लगाना पढ़ाते वक्त भी। तो यहाँ पे क्या है कि देखो सा आपका क्या हो रहा है, 8वें पे रिपीट हो रहा है। तो ऐसे उनका जो डोरे मियाँ होता है उसमें भी ये होता है, ठीक है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जब हमें एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को, एटलीस्ट नॉट ऑल ऑफ देम दैट वर प्रेजेंट एट दैट टाइम अगेन, अगर हम कुछ एलिमेंट्स को लेके रखते हैं उसमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में जब आप रखते हैं, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो 8th एलिमेंट है वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है। जैसे कि उसने लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब कुछ लोग होंगे कि भाई इसके आगे नियॉन क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उस समय एग्जिस्टिंग नहीं, डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। नहीं, इनर्ट गैस की बात ही नहीं, उस समय डिस्कवर ही नहीं हुई थी, तो उसे पता ही नहीं था यहाँ पे कुछ नियॉन टाइप का होता है। तो अपने हिसाब से कर रहा था, तो यहाँ पे आ गया सोडियम, ठीक है। वरना आप कहते कि नहीं इसका नाम ऑक्टेव नहीं होने होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, लिथियम से सोडियम गया है आपका, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, मैच कर रही है। अगर यहाँ से नंबर शुरू करेंगे तो अगेन क्या होगा आपका, बेरिलियम होना चाहिए, मैग्नीशियम हो गया। यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो 8th एलिमेंट क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज क्या हो रही है आपकी, रिपीट हो रही है। जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है आपकी, फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रही है। और यहाँ पे नोबल इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो ही डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि गैसेस एग्जिस्ट। तो लिखो, ही अरेंज्ड द एलिमेंट, he arranged the element, ये सारे काम आप मत लिखना प्लीज, ठीक है, कॉपी गंदी करोगे। he arranged the element in increasing order of their atomic weights, their atomic weights, एटॉमिक वेट है ध्यान रखना, ठीक है। एंड noted noted that every eighth element, that every eighth element has property similar to that of first element, ठीक है। एलिमेंट, first element, the relationship was just like NCERT में लिखा है, मैं वही एग्जैक्टली बोल रहा हूँ। the relationship was just like every eighth note that resembles 8वां नोट जो रिजेंबल करता है फर्स्ट इन द ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, फर्स्ट ऑफ द ऑक्टेव इन म्यूजिक। कोई म्यूजिक सीखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा, क्या सीखा है आपने? वो नहीं, मतलब मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह या कुछ आते हैं? आपको भी हारमोनियम आता है? पियानो आता है? मतलब अच्छा आता है या नॉर्मल? 4 साल सीखा है? क्या बजाते हो आप मुझे? अब एक गाने, मतलब कौन है फेवरेट कंपोजर, कौन सा है? क्या? चलो ठीक है। और इधर भी किसी ने हाथ उठाया था, किसने उठाया था? ओके, सीख लेना जब टाइम हो कभी कॉलेज वाले जाके। नहीं मतलब बहुत अच्छी चीज है एटलीस्ट। और प्लीज वो गिटार वाले फैड पे मत जाना, मतलब लोगों को जनरली एक फैड फैड मतलब समझते हो ना, मतलब जो करंट ट्रेंड होता है, ठीक है, मतलब ओवर रेटेड तो नहीं बोलूंगा, बट मतलब पियानो सीख लेना, वायलिन सीख लेना, ओके। यहाँ पे देखो, इधर एक चीज देखो, एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है बोर्ड के हिसाब से, कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या आएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन यहाँ पे आएगा पोटेशियम,
एंड देन कैल्शियम, बस। ठीक है, कैल्शियम के आगे ये रूल नहीं लगता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डी ब्लॉक के आ जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम आता है, उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, वो सब आते हैं। तो वहां पे क्या होता है आपका, जो कैल्शियम के बाद है ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये लिखना, इट इज वैलिड ओनली रीजन, मतलब फेलियर के रीजन, इट इज ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम। ठीक है, केवल कैल्शियम तक होता है। ओके, हाँ, ड्रॉबैक में ये, और बाकी ये भी लिख देना आगे कि इट कुड नॉट कवर ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट एट द टाइम, ये तो ऑब्वियस है, मतलब ये सब में है। ठीक है, अब हम आते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये सब तो ऐसे ही थे, बच्चे थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है लूथर मेयर एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेयर की स्पेलिंग आई गेस MEYER होती है, तो स्पेलिंग चेक कर लेना। लोथर मेयर्स कर्व जो होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम बेसिकली जब आपको निकालना होता है, जो यहाँ पे लिखा है एटॉमिक वॉल्यूम, तो एटॉमिक वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं, तो वो जब हम एटॉमिक वॉल्यूम की बात करते हैं, तो एटॉमिक वॉल्यूम बेसिकली सिंपल तरीका निकालने का, उसका मतलब क्या होता है, मास इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है वो कुछ नहीं होता बट एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, तो इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है यहाँ पे। सिंपल एटॉमिक वॉल्यूम जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, वो सिंपली उसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो जब आपने एटॉमिक, लूथर मेयर ने क्या किया, लूथर मेयर से पहले एक्चुअली एक जियोलॉजिस्ट था, मेरे को नाम नहीं याद है, तो उस जियोलॉजिस्ट ने ये ट्रेंड शुरू किया था, इवन न्यूलैंड ने भी वहीं से उठाया था, कि उसने एटॉमिक मास का यूज करना शुरू किया था। ठीक है, तो ये ट्रेंड मेंडलीव ने भी उससे ही इंस्पायर होकर किया था, जो भी। और ये एक्चुअली लूथर मेयर और मेंडलीव क्या थे, कंटेम्प्रेरी टाइप के थे, तो दोनों ने अपना साथ ही में दिया था एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या था, एटॉमिक वॉल्यूम क्या था, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी होता है। तो जब उसने एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के ऑप्शन में प्लॉट किया, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, वो ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखने हैं, लिख लो। लूथर मेयर प्लॉटेड, ऐसे लिखो पहले, लूथर मेयर प्लॉटेड, हाँ, लूथर मेयर प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन atomic volume and atomic mass, atomic volume and atomic mass, and observe the following, and observe the following। अब उसने and observe the following, और उसने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ढंग से देखो। ठीक है, शुरू करें ऑब्जर्वेशन। देखो, एक्सेप्ट लिथियम, पहला जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, ऑल द एल्कली मेटल्स, ऑल द एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, वो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, वो कहाँ पे हैं आपके, टॉप ऑफ द कर्व पे हैं। ठीक है, तो ये लिख ले, एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम ऑल एल्कली मेटल्स आर एट द पीक। ठीक है, पीक। तो इससे क्या फिगर आउट हो रहा है कि प्रॉपर्टीज लगभग क्या होती है, सेम होती है, उन सारे जो जो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती हैं। बट क्योंकि लिथियम, इतने से आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, समझ लो, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। लिथियम की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी वैरी करेंगे नॉर्मल एल्कली मेटल से, तो ऐसा होता भी है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम आप पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिमिलर पोजीशंस पे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो क्योंकि एल्कली मेटल्स देख लो सब सारे सिमिलर स्पॉट है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर होती है लगभग। केवल लिथियम आपका डिफरेंट स्पॉट पे है, तो लिथियम की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी क्या होती है, एनोमलस हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं, सेकंड पॉइंट लिखना, क्या, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, इसके आगे भी जो होंगे, जो भी आता है, तो वो भी क्या करेगा आपका, ऊपर ही होगा पीक पे। ठीक है, इतने ही ग्राफ के उस समय जितने उसको एलिमेंट अवेलेबल थे उसी हिसाब से ड्रॉ किया था उसने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, लिखना, नोबल गैसेस मिली नहीं थी उस समय, लोथर मेयर के टाइम पे नहीं एग्जिस्ट करती थी, बट क्योंकि बाद में वही तो हो गया। नोबल गैसेस एक्सेप्ट लिथियम, सॉरी एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम
are on the are on the ascending portion of the curve, ascending portion of the curve। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हीलियम को छोड़ दो तो बाकी के सारी नोबल गैसेस कहाँ पे हैं, असेंडिंग पोर्शन पे हैं। ठीक है, कैन यू सी दैट कि बाकी के सारे कहाँ पे हैं आपके, असेंडिंग पोर्शन पे हैं। ठीक है, असेंडिंग मतलब जहाँ पे चढ़ाई हो रही है। ठीक है, बढ़े आगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन कर लो। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑब्वियस सी बात है, दिस एक्सेप्ट, नहीं वैसे बेरिलियम भी इसमें ठीक ही है। एल्कलाइन अर्थ मेटल आर ऑन द, कौन सा पोर्शन है ये, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। देख सकते हो आप, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। ठीक है, सबके सब क्या है, डिसेंडिंग पोर्शन पे है। हेलोजेंस भी आपके कहाँ पे हैं, असेंडिंग पोर्शन पे। तो हेलोजन का देख लो, हेलोजेंस आर आल्सो ऑन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। हाँ, फोर्थ, हेलोजेंस आर आल्सो ऑन द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। पूछा नहीं जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, कभी नहीं पूछेंगे, बट कभी मन हो गया कि रटने वाली चीज पूछनी है बहुत, तो दे सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये लोथर मेयर थे। लोथर मेयर का कर्व थोड़ा ये फेमस हो गया था एक्चुअली, मतलब क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई जनरलाइजेशन उसने नहीं किया था। ठीक है, उसने केवल एक बेसिक बात बताई थी कि जो सिमिलर पोजीशन पे होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। तो ऐसा कोई बहुत गलती होने का चांस नहीं था यहाँ पे, क्योंकि कोई एग्जैक्ट आंसर दिया ही नहीं था उसने। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोथर मेयर का कर्व हो गया। अब इसके बाद जो आता है वो इम्पोर्टेंट है आपका, एग्जाम के हिसाब से नहीं है वो भी। मेंडलीव स्पेलिंग क्या होती है, कोई पता है क्या, क्या यही है, ओके ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हेडिंग डाल लेना, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है अगेन। तो मेंडलीव ने क्या किया समझना पहले। मेंडलीव ने पहले ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कैसे वेरिएशन होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में तो इसमें दो दो वर्ड आते हैं, एक होता है पीरियोडिसिटी, या सेम ही चीज है एक्चुअली, और पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये जनरल वर्ड है बट हम इनको यहाँ पे यूज करेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज पीरियोडिकली क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। जैसे कि आपको साइन का कर्व है, ठीक है, साइन का कर्व क्या होता है आपका, 360 के बाद फिर से रिपीट करता है। तो ये 360, 0 से 360 तक ऐसे होता है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा, एक इसका पीरियड क्या हो गया, बेसिकली 0 to 360 के बाद इसका पीरियड आ जाएगा। तो मतलब ये अपने एंगल के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो ऐसे पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं, या पीरियोडिसिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे क्या होना, रेपिटेशन होना। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। जैसे कि मतलब कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि मैं टी शर्ट हर हफ्ते बाद पहनता हूँ, तो एक हफ्ते के टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाएगा वहां पे, वो पीरियोडिसिटी हो जाएगी उसकी। पॉइंट क्लियर हो गया आपको, तो ये पीरियोडिसिटी होता है। तो मेंडलीव ने कहा, मेंडलीव ने एक पहले अपना लॉ दिया। तो वो लॉ क्या दिया, उसके हेडिंग डाले मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ डालना, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव ने ये ऑब्जर्व किया था और उसने ये लॉ दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, properties of the elements are periodic function, are periodic function of atomic weight या mass, एटॉमिक मास। तो मेंडलीव ने क्या कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक वेट के अकॉर्डिंग रखना शुरू करें तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिपीट होंगी। जैसे न्यूलैंड ने किया था, न्यूलैंड ने क्या किया था कि ऑक्टेव के हिसाब से पैटर्न बना दिया था कि 7 के बाद जब 8वां एलिमेंट आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो मेंडलीव ने भी यही से कहा, लेकिन ऐसा ऑक्टेव ऑक्टेव नहीं लिया, उसने सिंपली ये कहा कि अगर आप
एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखते हैं तो क्या होगा, आपको कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपको प्रॉपर्टीज रिपीट होते हुए दिखेंगी। क्लियर है पॉइंट? तो फिर मेंडलीव ने क्या किया, देखो मेंडलीव ने इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल बनाई। ठीक है, इसी के बेसिस पे ये पीरियोडिक टेबल उसने अरेंज की। ठीक है, आपको बनाना नहीं है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये पीरियोडिक टेबल ऑब्जर्व किए। ठीक है, और इस पीरियोडिक टेबल में उसने एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में पुट किया। तो लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, या सीधे पीटी लिख देना, बड़ा बड़ा बार बार पीरियोडिक टेबल मत लिखना, एमपीटी लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमपीटी। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या किया, ही डिवाइडेड, रुको एक मिनट, ऐसे लिखो, पहला लिखो, he placed the elements or available elements, he placed the available element in a table, in a table according to the, according to the increasing order of क्या चीज, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने क्या किया, पुट कर दिया। क्लियर हो गया? तो उससे जो टेबल हमारी निकली उसे हम क्या नाम दे देते, पीरियोडिक टेबल। जिस टेबल में उसने रखा ऐसी टेबल को फिर उसने बाद में क्या नाम दे दिया, पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिकली हो रहा है ना हर चीज। तो ये चीज हो गया। उसने क्या किया, ही डिवाइडेड द पीरियोडिक टेबल, और ही डिवाइडेड द टेबल into 7 horizontal rows, you can see 7, सही किया था क्या, ये कुछ गड़बड़ है, कंप्लीट नहीं है ये। he divided the table in 7 horizontal rows and 8 vertical rows, 8 vertical rows. The horizontal rows are called period, the horizontal rows are called period, and the vertical rows are called group, group. Each group is also divided, each group is also divided each group except eighth, इसको नहीं किया था, सॉरी, each group except eighth is divided into two subgroups A and B, two subgroups A and B, two subgroups A and B, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बढ़े आगे। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या बड़ा सा चीज था जो इन्होंने किया था, तो उसके बारे में लिखे। मुझे लगता है 7 पीरियड नहीं थे, 6 ही थे, देख लेंगे वो, कोई बात नहीं। अगला लिखना अब, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा क्या डिफरेंट था। मतलब सोचो, इसके पहले लोगों ने कुछ किया ही नहीं था ऐसा, तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी था एक्चुअली जो काम मेंडेलिव ने किया था, कि आउट ऑफ द ब्लू एकदम से ऐसे टेबल एक बना के दे दी थी। वरना लोग पहले, अब देख ही रहो कैसे कैसे काम कर रहे थे, न्यूलैंड के ऑक्टेव वाला लॉ आ गया था, लोथर में फिर भी ठीक था थोड़ा। और ये मैंने केवल मेन मेन बताया, इसके बीच में बहुत सारे और भी लोग थे जो अपना कुछ ना कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो मेन है। सोच सकते हो जब मेन वाले इतने एडवांस थे तो मतलब क्वांटम जंप था एक तरीके से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल फ्रॉम व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। तो लिखना, आप क्या लिखोगे, हम्म, नहीं नहीं, हेडिंग क्या डालोगे वो तो मैं बना दूंगा। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, आई गेस अचीवमेंट्स, हाँ अचीवमेंट ज्यादा सही है, या मेरिट्स ऑफ, जो भी लिखना हो, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स।
मेरिट क्या क्या थी, अब देखते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरिट क्या थी? ही क्लब द एलिमेंट, देखो ही क्लब द एलिमेंट, ही क्लब द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, of similar properties in the similar, in the same, in the same सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप। ठीक है, एंड ब्रैकेट में लिखा है एंड ग्रुप। अभी मतलब समझा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ। एंड ग्रुप, सब ग्रुप एंड ग्रुप ऐसे करके लिखो, मैं समझा रहा हूँ मतलब क्या है इसका। ठीक है, एंड एलिमेंट ऑफ द सिमिलर वैलेंसी, एंड एलिमेंट ऑफ द सिमिलर वैलेंसी इन द सेम ग्रुप, एलिमेंट ऑफ द सिमिलर वैलेंसी इन द सेम ग्रुप। ठीक है, मतलब क्या हुआ देखो, देखो वैलेंसी का देख लो पहले। ठीक है, जो 1A ग्रुप का होगा और 1B ग्रुप के होंगे, भले आपको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि ये जो होते हैं इनकी वैलेंसीज वेरिएबल होती है। ठीक है, बट एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक ना एक वैलेंसी सिमिलर होगी। जैसे कॉपर भी +1 दिखाता है, Ag भी +1 दिखाता है, Au भी +1 दिखाता है। ऑल्दो कॉपर की +2 भी होती है, Ag की भी +2 हो जाती है कभी कभी, एंड Au की भी +3 तक जाती है। तो ये वेरिएबल वैलेंसीज है, बट इन सबकी वैलेंसी क्या होगी? 1। उस समय तक देखा गया था कि ये सारे के सारे +1 वैलेंसी शो करते हैं। सेम गोज फॉर सेकेंड वन, ये सारे के सारे क्या करते हैं? सेम वैलेंसी शो करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं सब ग्रुप की बात करते हैं। जब उसने क्लब किया तो उन्होंने देखा कॉपर की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करती है, यहाँ वाली, या Ag की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो ये वाले ग्रुप है इनके साथ मैच करती है, तो उसने एक जगह पे रख दिया। लेकिन एक ही ग्रुप में रख दिया इन सबको, क्योंकि मेटल है तो इसको एक ही ग्रुप में रख दिया। बट जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी और ज्यादा मैच हो रही थी उनको क्या किया उसने? एक ही सब ग्रुप में रख दिया कि इन सबकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी होगी, जो भी फर्स्ट ग्रुप में है, कॉपर, Ag, Au, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बहुत हल्की फुल्की सिमिलरिटीज होंगी। बट जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज में ज्यादा सिमिलरिटी थी, से फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनको क्या कर दिया? एक ही सब ग्रुप में रख दिया। क्लियर है? पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरीके से, और जो सेम ग्रुप में उनकी वैलेंसीज भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अच्छा, वैलेंसी निकालने का क्या होता है? जो जिस ग्रुप में होता है, मेंडलीव ने ऐसा कहा था, उसकी वही वैलेंसी होगी। तो ये 1 में है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। मतलब मेरिट लिखना प्रेडिक्टेड वैलेंसीज या जो भी, ये 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। जब 5 में पहुंचेंगे तो उसको 8 से माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो मेटल भी कुछ बहुत है, इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो माइनस और प्लस की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2। इसका क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो वैलेंसीज इस तरह से इसकी ऑब्जर्व हो जाएंगी। लिख सकते हैं आप कि प्रेडिक्टेड वैलेंसीज है जो भी, लिख देना प्रेडिक्टेड वैलेंसीज। मतलब आप सोचो ना, अगर मान लो आपको जिंक की वैलेंसी नहीं पता थी, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ कि मान लो जिंक की वैलेंसी नहीं पता थी आपको, बट आपने देख लिया कि सेकंड ग्रुप में आ रहा है, तो आपको क्या पता चल गया कि जिंक की वैलेंसी क्या होगी? 2 तो होगी होगी, बाकी कुछ और हो सकती है वो बात अलग है, लेकिन 2 तो होनी होनी है। तो एक तरीके से बहुत सारे जो एलिमेंट जिनकी वैलेंसीज नहीं पता थी वो भी पता हो गए। उसके बाद सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मेरे अकॉर्डिंग है वो ये है कि ही प्रेडिक्टेड, आगे लिखो, ही प्रेडिक्टेड properties and positions, properties of various properties of various elements. He predicted the properties of various elements which did not exist at that time, which did not exist at the time. ठीक है, जैसे समझो इधर। अब मेंडलीव क्या था कि मेंडलीव ने देखा कि पोटेशियम से कैल्शियम जा रहे हैं, तो जो एटॉमिक मास में गैप है वो 39 से 40 हो गया। ठीक है, लेकिन जब कैल्शियम से आप टाइटेनियम जा रहे हैं तो उसने देखा कि भाई यहाँ तो 40 से 47 का जंप हो गया सीधे सीधे। ठीक है, तो उसने कहा कि देयर मस्ट बी सम एलिमेंट विच इज नॉट डिस्कवर्ड येट। ठीक है, जो कि यहाँ पे होगा, और उसने इस एलिमेंट का कुछ, जैसे एल्यूमिनियम के नीचे है तो इसका नाम उसने दे दिया एका एल्यूमिनियम। ठीक है,
एका एल्यूमिनियम नाम दे दिया उसने, तो उसने कहा कि ये एलिमेंट होगा इसका बाद में, और इसकी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर दी, इसकी वैलेंसी प्रेडिक्ट कर दी, इसकी डेंसिटी प्रेडिक्ट कर दी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और बाद में जब डिस्कवर हुआ तो बहुत ही क्लोज था उसका, जो मेंडलीव का प्रेडिक्शन था और जो रियलिटी थी वो बहुत ही क्लोज थी। सेम गोज फॉर, ये एक्चुअली पोजीशन गलत है इसकी, ये इधर होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे जो एलिमेंट होना चाहिए था उसको भी डिस्कवर किया, उसका नाम उसने क्या दिया, एका सिलिकॉन। और बाद में वो क्या मिला आपको, स्कैंडियम, जर्मेनियम था ना शायद, यहाँ पे जर्मेनियम ही तो होगा, सही तो बता रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ, जर्मेनियम होगा, ठीक है, ये थोड़े भूल जाएंगे। देखो क्योंकि सिलिकॉन के नीचे वही तो आता है, तभी तो उसका नाम एका सिलिकॉन होगा ना। तो क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम। याद है नहीं है क्या पीरियोडिक टेबल ढंग से, कोई नहीं, अभी याद हो जाएगी, तो इसका नाम जर्मेनियम होगा। तो उसने क्या किया, ऐसे और भी एलिमेंट्स थे कुछ जिनकी डिस्कवरी की थी, तो लिख लेना ऐसी। स्कैंडियम के पीछे क्यों पड़े हो, स्कैंडियम यहाँ पे होगा बेटा, ये बना नहीं है, यहाँ पे स्कैंडियम होगा, यहाँ पे टाइटेनियम की पोजीशन गलत थी, ये यहाँ पे होगा। हाँ, एका बोरॉन था क्या, अच्छा स्कैंडियम एका बोरॉन था, आप ये कह रहे हो, बढ़िया बढ़िया, वो भी लिख लेना। बस दो बहुत है बेटा, स्कूल में पूछा जाएगा, दो एग्जाम्पल देना बहुत है, तो लिख लो, ये प्रेडिक्टेड, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, he predicted the valence, the properties of, he predicted the properties of eka silicon and eka aluminum. He predicted the properties of eka aluminum and eka silicon, later to be known as gallium and germanium. He predicted the properties of eka aluminum and eka silicon, later to be known as gallium and germanium. बता तो दिया अभी बच्ची ने, स्कैंडियम को बोलते थे वो। बेटा बहुत सारे होंगे ऐसे, बट उनकी जरूरत नहीं है आपको, मैंने कहा ना एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल में केवल पूछने के लिए आएगा बेटा 2 नंबर का, कि कमेंट ऑन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और भी मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के बारे में पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। अब इसके बाद और भी दो चार बेनिफिट थे, ठीक है। यहाँ पे प्लेटिनम होगा, देखो धन, एक और क्या चीज थी, कि लोगों के अकॉर्डिंग, क्या, हाँ हाँ लगा, अच्छा एसी आ गई, बंद कर दूंगा, कोई भी बंद कर दो। अच्छा, देख लो दो चार और फालतू की चीजें की थी, कि उस समय क्या था, लोगों को लगता था कि जो प्लैटिनम है, वो जो गोल्ड है, बेसिकली लोगों को दिखता था कि गोल्ड आपका जो है जनरली हैवियर है, बट लोगों को लगता था कि प्लैटिनम जो है आपका हैवियर है एज दैट ऑफ गोल्ड। तो मेंडलीव ने जब उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू किया, तो उसने देखा कि जो आपका प्लैटिनम है वो थोड़ा सा हल्का है एक्चुअली गोल्ड से। तो यहाँ से इसकी पीरियोडिक टेबल से ये भी क्लैरिफिकेशन मिल गया था, क्योंकि उस समय एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास तो थी नहीं, कि हम उस समय एग्जैक्ट पता हो आपको, जब तक मेंडलीव ने अपना काम नहीं किया था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि प्लैटिनम आपका क्या है, ज्यादा हैवी है एज अपोज टू गोल्ड, बहुत ही कम का फर्क होता है, बट ऐसा लोगों को लगता था। बट मेंडलीव ने जब पीरियोडिक, जब उसकी स्टडी की टेबल में रख के एलिमेंट्स की, तो उसने फिगर आउट किया कि नहीं, गोल्ड जो है वो आपका प्लैटिनम से ज्यादा हैवी है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना आप प्रॉपर्टीज में, कैसे लिखोगे इसको, ही प्रेडिक्टेड द करेक्ट प्लेस, क्या, हाँ, ही प्रेडिक्टेड द करेक्ट एटॉमिक वेट और कैलकुलेटेड द करेक्ट एटॉमिक वेट, he predicted the correct atomic weight of various elements, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लेना प्लेटिनम एंड गोल्ड का, ठीक है। तो ये एक कहानी हो गई।
और क्या क्या था, और कोई बेनिफिट था इसका? अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी बेटा। क्या? नहीं, इनर्ट गैस के लिए नहीं बनाया था। इनर्ट गैस के बारे में उसने यही कह दिया था, रखना हो तो भैया यही नीचे रख देना, जो एक हर एक पीरियड में एक तीसरा कॉलम बना देना, उसमें रख देना। उसने इनर्ट गैस क्या, हाइड्रोजन वगैरह को उससे डीमेरिट, प्रॉब्लम क्या थी? किसका? प्रोटॉन का वन लेंगे, बट होता एक्चुअली 1.0008, बट उसमें नहीं। ठीक है, आगे लिखो डीमेरिट्स। ठीक है, लिख लो, वैसे भी थोड़ा सा बोरिंग है ये, बट लिख लो डीमेरिट्स। वही डीमेरिट्स में है वो, अभी भी बेटा डीमेरिट है, तब का नहीं, वो अभी भी वो डीमेरिट। अभी पढ़ाऊंगा जब हाइड्रोजन करके चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला तो लिख लो भाई, सबको पता है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन लिख लो। देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में प्रॉब्लम क्या है कि इसको मेंडलीव ने यहाँ पे रख दिया, जबकि यहाँ पे सब मेटल है एक्सेप्ट इसको। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी इधर यू कैन प्लेस हाइड्रोजन इन द विद एल्कली मेटल और विद द हेलोजन। ठीक है, अभी भी वो प्रॉब्लम है, वो क्यों है प्रॉब्लम वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी होती है, उसके आयनाइजेशन हेल्प इन ऑल दैट, तो वो प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। तो ये चीज ध्यान देना कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला तो प्रॉब्लम ये होगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, ये देखो सामने। ठीक है, मेंडलीव थोड़ा क्या था, अपॉर्चुनिस्टिक थे, कि देखा भाई कि कोबाल्ट का मास ज्यादा है, लेकिन तब भी उसको पहले रख दिया निकल से। ठीक है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है, अगर हम इफ यू आर पुटिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, देन बाय डेफिनेशन और बाय द मेंडलीव्स ओन लॉ, द कोबाल्ट शुड बी आफ्टर निकल। ठीक है, ऐसे एक और टर्म क्या, ये भी एक दो चार जगह होंगे, और भी, और कौन सा बता रहे हैं आप? क्रोमियम क्या? सर क्रोमियम और वेनेडियम। वेनेडियम कहाँ? फोर्थ में सर। हाँ, ये भी देख लो, ये इन दोनों ने ढूंढ लिया। तो ये कोबाल्ट निकल हो गया, टेल्यूरियम आयोडीन हो गया, वेनेडियम एंड क्रोमियम हो गया। यहाँ पे देख लो एग्जैक्टली मेंडलीव डिड नॉट फॉलो हिज ओन लॉ। ठीक है, कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब दिल की आवाज सुनते हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि कोबाल्ट क्या होना चाहिए, निकल से पहले होना चाहिए। और इट टर्न आउट कि दिल सही भी था, बट क्या कर सकते हैं, अपना तो लॉ का बुचर कर दिया उसने। तो ये लिख सकते हैं, मेंडलीव डिड नॉट फॉलो हिज ओन लॉ स्ट्रिक्टली, या जो भी है। तो ये सामने हो गया। और क्या क्या प्रॉब्लम थी, आइसोटोप वाला प्रॉब्लम था, लिख लो। ये लिख लिया, ये एग्जांपल लिख लिया बेटा, दरवाजा बंद कर दो, आवाज आ रही बहुत ज्यादा भी, कर दो, कोई भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम थी मेनली इसकी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब भाई आइसोटोप क्या होते हैं आपको पता है, आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंस होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब इसके अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन ये है, एक 16 है, एक ऑक्सीजन 18 भी होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 18 रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने आइसोटोप को किनारे कर दिया कि नहीं भाई, हम आइसोटोप के बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन 16 होता है और ऑक्सीजन 18 होता है, या जैसे क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 37 भी होता है, तो 37। तो वहां पे क्या किया उसने, उन आइसोटोप के बारे में बात नहीं की। बट इफ यू आर स्टार्टिंग टू पुट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, देन यू शुड एक्चुअली टॉक अबाउट आइसोटोप्स। बट उसने आइसोटोप के बारे में बात नहीं की। ठीक है, तो लिख लो, मेंडलीव डिड नॉट स्पेसिफाइड, मेंडलीव डिड नॉट स्पेसिफाई पोजिशन ऑफ आइसोटोप और पोजिशन ऑफ आइसोटोप। और क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, बताइए। एग्जिस्ट नहीं करते थे उस समय, रेयर अर्थ मेटल सब बाद में डिस्कवर होना शुरू हुए। एक आधा कोई करता होगा तो जो उस समय एग्जिस्ट करता होगा, ऐसे तो वो भी नहीं था ना, नोबल गैसेस के बारे में भी हमने बात नहीं की। इसमें देखो और कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, मेनली यही थी आई गेस। क्या? कौन से? हाँ मतलब वो तो ठीक है, बट अब देख के बताएंगे उस समय के हिसाब से, थोड़ा मतलब दया करो, बेचारा 1800 में कर रहा था काम, अभी के बारे में नहीं बात करना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेंडलीव फ्लूइड, बोले इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा क्या लिखोगे।
अब हम आते हैं इन पे। मैंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, क्या फिजिक्स वाले सर से लेना चाहिए ब्रेक। ठीक है, पहले बस लिख लो क्या, तो तुम्हें रिवॉल्ट करना चाहिए था। चलो लिखो, लिखो लिख लो, फिर पढ़ाऊंगा मैं बाद में, ठीक है, ब्रेक के बाद पढ़ा दूंगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ऐसे भी इसमें तो दम भी नहीं लग रहा होगा कुछ पढ़ने, मतलब कोई दिमाग का यूज करने। कल कल से क्वेश्चन लेके आना। अरे कह रहा सीट बेकार, तो मैंने कहा कल से क्वेश्चन लेके आना, और क्या। हाँ सीट थोड़ी पतली है एक्चुअली, समझ सकता हूँ मैं, ठीक है, बट तुम्हारी तो सीट अच्छी हो गई है। देखो मैं उठा के लाया था। हाँ वही, मैं बेचारे ये दोनों उठा के लाए थे, और तो तुम्हारा भी सीखी है वैसे। ओके, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, सॉरी मेंडलीव नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्यों आया था, कैसे आया था, वो सब जानने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो कई बुक्स में दिया था क्या। हाँ, नाम भी जरूरत नहीं है जानने की। तो मैं बता देता हूँ आपको कि हुआ क्या था कि बेसिकली, एक मिनट बेटा, जो मोजले था, मोजले ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सरे पे। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है कि मेंडलीव, जब मेंडलीव के अकॉर्डिंग हर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करनी चाहिए, वो किस पे करनी चाहिए थी, एटॉमिक वेट पे। तो अगर वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर देती है, तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होना या इलेक्ट्रॉन्स का अंदर आना, एटम का इलेक्ट्रॉन कैप्चर होना या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना, इट शुड नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। समझ में आया पॉइंट। तो मेंडलीव क्या करते हैं, मेंडलीव सॉरी मोजले क्या कर रहे थे, मोजले नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो क्या करते हैं, मेरे को फनी नाम लगता है, पता नहीं क्यों। तो मोजले क्या कर रहे थे कि उन्होंने एक्सरे का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब एक्सरे किसी मेटल पे फॉल होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज अल्टर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि एक्सरे क्या होती है, हाई एनर्जी वेव होती है एक तरीके से, तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करा देती है। तो उसने ये चीज इस चीज से सरमाइज किया कि जो एटम्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, वो एटॉमिक वेट पे नहीं डिपेंड करनी चाहिए थी, वो किस पे करनी चाहिए थी, एटॉमिक नंबर पे। क्योंकि अगर वो एटॉमिक वेट पे करती, तो क्या होता, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना या इलेक्ट्रॉन का अंदर जाना, वो मैटर नहीं करता उतना। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी तो डिपेंड करती है, पीरियोडिक फंक्शन नहीं होती। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू द मोजले, अकॉर्डिंग टू द मोजले, स्पेलिंग शायद MOZLEY होती है, अच्छा एस होती है, ओके, लिख लो, स्पेलिंग मुझे नहीं याद रहती है। अकॉर्डिंग टू द मोजले, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द मोजले, MOSELEY होता है, ठीक है, SE होता है, ये देख के बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मोजले, physical and chemical properties of elements are periodic function, are periodic function of, are periodic function of atomic number। ठीक है, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, बस अब इसका काम नहीं है, दे देना जिसका। तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो मेनली में आप बुक में ये भी पढ़ेंगे कि आप स्क्वायर रूट ऑफ न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ वगैरह प्लॉट किया था, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके एकदम बेकार की चीजें आपके लिए जान, मानो तो पढ़ा दूंगा मैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने फिर ऑब्जर्व, उसने जब एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे जो पीरियोडिक फंक्शन होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर का होगा। तो उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे चीजों को अरेंज करना शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद उसने कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की, और जो मेंडलीव के ड्रॉबैक्स थे, कि जैसे उसने कहीं कहीं पे कोबाल्ट और निकल की पोजीशन हो गई, टेलोरियम और आयोडीन की पोजीशन हो गई, ये सब उसने अल्टर कर दी थी। और जो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉर्ट आउट हो गई अपने आप। ठीक है, कुछ बहुत अभी भी बची है, अभी हम पढ़ लेंगे, जो उनके बारे में हम बात करेंगे, कि जैसे हाइड्रोजन का होता है, वो सब पोजीशन अभी भी प्रॉब्लम बची है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें पीरियोडिक टेबल को ढंग से स्टडी करना है। ठीक है, ब्रेक ले लो, जो भी ले लो। कितना टाइम हुआ है, एक मिनट। 10 मिनट का ब्रेक है, इससे ज्यादा नहीं लेना आपको, ठीक है।
चलो पढ़ते हैं। कोई नहीं, 10 मिनट बोला था, अब नहीं आ रहे तो उनकी प्रॉब्लम है। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक डालो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो पीरियोडिक टेबल है उसे बेसिकली हमने किस में डिवाइड किया है, अगर आप देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उससे हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं यहाँ पे 7 है, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो कितने हैं आपके 18।
ठीक है, तो इनको बेसिकली हमने किस तरह, उसमें जबकि डिवीजन था वो क्या था, 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है उसको, अगर हम दो तरीके होते हैं, एक तो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम है, इनको हम क्या बोल देते हैं, जो वहां पे बोलते हैं जो वही नाम है, इसे हम क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है आपकी रोज, पीरियड बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल आपके हैं उनको क्या बोलते हैं आप, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो, देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज क्या बोलोगे, हाँ रोज, देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज which are called period, which are called periods, and there are 18 vertical columns, there are 18 vertical columns which are called, दरवाजा बंद कर, which are called groups। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोल देते हैं। अच्छा, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप नंबर 1 जब मैं बोलूंगा तो ये होगा, ग्रुप नंबर 2 ये होगा, ग्रुप नंबर 3 ये होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 ऐसे यहाँ पे करके हो जाएंगे कितने, 8 हो जाएंगे। ठीक है, पूरे मतलब 18 तक हो जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है क्लासिफिकेशन का, एक और तरीका होता है इसको, मतलब जो ग्रुप नंबर है उनको करने का एक और तरीका होता है, उसको अगर आप ध्यान देंगे तो तरीका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं 1A। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1B, सॉरी 2A। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, नहीं अभी इसको रहने दिया, तो बाद में इसको बता देंगे, एक एक चीज करके करते हैं। तो आपको हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को, हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आप पीरियड बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो ये चीज होती है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके सबके बारे में। जो ये पहला कॉलम होता है, पहले हम ये आपको समझाते हैं, और एक तो ये क्लासिफिकेशन है ग्रुप और पीरियड वाला, एक और होता है कि ये जो पहला और दूसरा ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्यों बोलते हैं वो सब मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। और जो इधर वाले ये है, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ देंगे, तो हीलियम को छोड़ के ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। ठीक है, और ये जो अलग से दो कॉलम्स हैं, जो अलग से दो रोज जो लिखी हुई है आपके हॉरिजॉन्टल, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। पहले नाम ही पढ़ लेते हैं हम सबके ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। नहीं बस नहीं बुलाना, 10 मिनट का टाइम था तो 10 मिनट बहुत है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो ये इनका एक नॉमेनक्लेचर होता है कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है ना। ठीक है, अच्छा सभी लोग एक बार ढंग से सुनो। नेक्स्ट टाइम से अगर 10 मिनट बोला है ब्रेक का, अगर उससे ज्यादा हुआ और जो भी लेट आएगा उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, या तो ब्रेक खत्म हो जाएंगे, मैं आपको लास्ट में 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, तब घूम लेना जितना घूमना हो। अगर क्लास के बीच में ब्रेक चाहिए आपको, तो जितना टाइम दिया जाए ब्रेक का उतने ही टाइम बाहर रहेंगे। 10 मिनट का दिया तो, और आप 15 मिनट से ज्यादा के बाद आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से या तो एंट्री नहीं मिलेगी या तो ब्रेक नहीं होगा जो आपको सूटेबल हो। 16 मिनट लेट हो गया आपको, मतलब 6 मिनट ओवर आ रहे हो आप, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, या तो आप ब्रेक ही मत लीजिए, या तो लीजिए तो जितना टाइम दिया जाए उतने टाइम में आइए। ठीक है, तो यहाँ पे एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। अच्छा, तो इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, इनको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, और एफ ब्लॉक क्यों कहा जाता है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक और नॉमेनक्लेचर होता है, अभी सारे नाम ही बता रहे हैं। जो पहला ग्रुप होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इसको हम नाम देते हैं, फर्स्ट ग्रुप जो होता है इसको हम नाम देते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। जो सेकेंड ग्रुप होता है इसको हम नाम देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो ग्रुप होता है इसको हम क्या देते हैं, हेलोजन। ठीक है, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट
बट इनर्ट इज अ मिसनोमर, जैसा कि मैंने शायद पहले कभी बोला होगा, एक्चुअल में ये सभी के सभी इनर्ट नहीं होती, तो इनका ज्यादा एप्ट नेम जो होता है वो होता है नोबल गैसेस। ठीक है, या तो इनर्ट गैस होगा या तो नोबल गैसेस होगा। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से इनके नॉमेनक्लेचर होते हैं कि बहुत सारे के अलग इनके भी नाम होते हैं, इनको कार्सिनोजन बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं, ध्यान देना ये चीज लोग भूल जाते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाला जो ग्रुप है डी ब्लॉक में, सभी को हम ट्रांजिशन बोलते हैं एक्सेप्ट इसको छोड़ के। ठीक है, जिंक, कैडमियम और एचजी को छोड़ के बाकी सबको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, जब एक एक करके ब्लॉक्स को एनालाइज करेंगे तब हम बात करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सेप्ट कौन सा ग्रुप छोड़ के, जिंक, कैडमियम और एचजी को छोड़ के। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम और एचजी को छोड़ के बचे हुए जो है उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। तो हम ये क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, बट एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज बस अभी नाम बता रहा हूँ, सब कुछ और कुछ आपका मिस नहीं हुआ है अभी। कि इनका जो क्लासिफिकेशन होता है कि ग्रुप होते हैं, पीरियड होते हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, ये सब बताया, तो लिख लेना ये जो भी है। आगे बढ़े, हेडिंग डालना है एस ब्लॉक, हेडिंग डालना है एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक की हेडिंग डालिए, मतलब उनका एस ब्लॉक क्यों कहते हैं और ये सब वगैरह पढ़ लेंगे। तो एस ब्लॉक क्यों कहते हैं उनको, क्या, वैलेंसी, हाँ, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है, एस सबशेल में जाता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, आप एस ब्लॉक बोल देते हैं। तो जैसे समझो, यहाँ पे क्या है, आपका लिथियम है, लिथियम, और साथ ही साथ इसमें हीलियम भी आता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या आता है, हीलियम भी आता है, और माहौल बनाना होता है एक दो और ओके, और आते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, हीलियम है, हीलियम, और ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, एस ब्लॉक में होते हैं। क्यों होते हैं, आप करके देख लो एक बार, कि जैसे कि यहाँ पे लिथियम है, लिथियम की अगर हम बात करते हैं, प्लीज बातें मत करो, ये क्या होता है, 1s1 है, हीलियम क्या है आपका, 1s2 है। इसके बाद मैं बात करता हूँ लिथियम की, लिथियम क्या है आपका, 1s2, 2s1 है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको जो सेकंड पीरियड या फर्स्ट पीरियड, तो और कोई होता नहीं, फर्स्ट में केवल दो ही है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके नीचे जितने एलिमेंट होंगे उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लगभग सेम होगा, ऑलमोस्ट ऑल केसेस में, कुछ केसेस अलग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसने भी देखा होगा पैलेडियम और प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था जाके, तो देखा होगा उनका अलग होगा निकल से, निकल से उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिफरेंट होता है। लिथियम ये होता है, तो इसके नीचे क्या आता है, सोडियम, सोडियम का कितना होगा आपको कुछ नहीं पता, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ नहीं पता। सोडियम का मतलब एटॉमिक नंबर वगैरह आपको कुछ नहीं पता, लेकिन सोडियम कौन से पीरियड में है ये पता है आपको, कौन से पीरियड में, कौन से, थर्ड में, सोडियम क्या है, थर्ड पीरियड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम कहाँ पे आपका, थर्ड पीरियड में। तो थर्ड पीरियड में तो आप क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, CS1 हो जाएगा। उसके बाद पोटेशियम पे आते हैं, पोटेशियम आपका किस पे है, 4s1 में, फोर्थ पीरियड में। सीजियम किस में है आपका, 5 में है, तो 5 में है सीजियम, देखो सीजियम 6 में है ना, रुबीडियम था 5 में, तो इसका कितना हो जाएगा, 6s1। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और जनरली इतना जानना बहुत होता है, मतलब ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज होती हैं सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही गवर्न होती है, तो जनरली सारी प्रॉपर्टीज के लिए इतना जानना बहुत होता है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा वाला जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी बात करते हैं। बेरिलियम है, तो बेरिलियम कितना होता है आपका, 1s2, 2s2। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिलियम के नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम। आपको कुछ नहीं पता कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लेकिन इतना पता है कि बेरिलियम के नीचे आता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे बाकी भी लिखना। उसके बाद बेरियम पे आ गया, बेरियम का तो एटॉमिक नंबर वैसे भी नहीं याद होगा आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, छठे पे है तो 6s2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता करना है, सपोज कर लो चीजों का, तो ध्यान देना, इसका कितना है, समझो, आपको रटने की जरूरत नहीं है अगेन सारे एटॉमिक नंबर, सेकंड पीरियड का तो सबको याद है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सेकंड से थर्ड में जा रहा है तो कितने का एडिशन हुआ है, देखो
सेकंड से जब थर्ड पीरियड में जा रहे हो तो एलिमेंट में कितने का ऐड हुआ है? 8 का। जब थर्ड से फोर्थ में जा रहे हो तो फोर्थ से फिफ्थ में जा रहे हो तो 18 का होगा, 18 का होगा ना, 18 का। जब आप फिफ्थ से सिक्स में जा रहे हो तब कितने का हुआ? 18 का। जब आप सिक्स से सेवन का, वैसे जरूरत नहीं पड़ती कभी, लेकिन जब इससे जा रहे हो तो कितने का ऐड हुआ? 32 का। तो अगर आपको ये डेटा याद है तो आपको एटॉमिक नंबर भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेकंड पीरियड सबको याद होता है। ठीक है, तो आपको इतना पता है कि जब सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाते हैं तो कितने का एडिशन होता है? 8 का होता है। तो लिथियम सबको पता है 3 होता है, तो आपका सोडियम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसके बाद सबको पता है जब थर्ड से फोर्थ में जाते हैं तो कितने का एडिशन होता है? 8 का होता है। तो अगर आपको पोटेशियम नहीं भी पता है तो आप उसमें कितने का ऐड कर देंगे? लिथियम से 16 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही उसके बाद जब जाओगे तो 18 ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब जाओगे तो फिर से 18 ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब फिर जाओगे तो कितने का? 32 का ऐड हो जाएगा। तो आप ऐसे करके फिगर आउट कर सकते हैं कि कितने, किसका एटॉमिक नंबर कितना है, इन केस यू फॉरगेट एंड दे डोंट गिव यू द डेटा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। ये सभी में यही होगा, जो नॉर्मल रूल होता है। कितने का होता है? 8 8 18 18 32। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जो आपको बहुत ही इजीली क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? अब हम आते हैं पी ब्लॉक में। तो बड़े आगे, चलो डालो हेडिंग पी ब्लॉक। फिफ्टी से यही तो बता रहा हूँ मैं, अपने हिसाब से लिखो, मतलब इसमें मतलब कोई थ्योरी तो नहीं है ना। अच्छा, तुम्हें नहीं लग रहा, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि अगर